नमस्कार, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज बीपीएससी 4.0 की जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये समझिए कि आप यहाँ इस तरीके से आज का प्रैक्टिस सेट करेंगे जैसे आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस तरीके के प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में आपके दे रखे गए हैं और जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उनकी फर्स्ट चॉइस आपकी प्रैक्टिस करने के लिए यही बुक है जिससे हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी तक हमने आपको 5 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए। जो भी लोग इस वीडियो के माध्यम से नए लोग आए हों तो ज़रूर आप उन 5 प्रैक्टिस सेट को देखना और प्रीवियस ईयर जो भी हमने आपको 2-3 पेपर करा दिए उनको भी आप लोग ज़रूर देखिए। हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। उससे पहले आप लोगों से एक बात कहनी है, अगर आप लोगों को क्लास अंत तक देखने पर हमारी पसंद आती है तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को, जो भी लोग आपके टच में हो, जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनके पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि तो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है ये कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा खाली स्थान होती है। तो याद रखना ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना जब कभी भी आपसे उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात के बारे में पूछिएगा, पवन संचरण की दिशा के बारे में, तो आप लोग उसका जवाब देंगे। ये हमेशा आपकी घड़ी की सुई के अनुदिश होती है, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और ये भी बात आप यहाँ पर याद रखना, एक बात और, एक पॉइंट और को थोड़ा ध्यान से सुनना। कहता है कि प्रति चक्रवातों का आकार प्राय अगर पूछा जाए, यानी जो आपके प्रति चक्रवात होते हैं इनका आकार अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वो जरूर याद रखना, वो आपका गोलाकार होता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यही एक पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर और याद रखना। और कभी कभी जो है ये आपके गोलाकार की बजाय वी आकार के भी मिलते हैं, ये दोनों बातें जरूर याद रखना। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर पौने हैं। तो किस तरीके की पौने होती हैं जो आपके कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न होती हैं? तो याद रखना वो आपकी जो पौने होती है वो आपकी भू विक्षेपी पौने होती हैं, ठीक है। कैसी पौने होती है? भू विक्षेपी पौने होती हैं, ठीक है। और एक बात जरूर याद रखना, यहाँ पर जो आपका कोरियोलिस बल है इसमें क्या होता है, ये जो है कोरियोलिस बल जो है इसका जो है मान विषुवत रेखा पर ये आपके शून्य होता है, ठीक है। क्या होता है विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान, ये आपका शून्य होता है। ये जरूर बात आप इससे संबंधित याद रखना। विषुवत रेखा पर इसका मान एग्जाम में पूछा जाए कितना होता है तो आपका 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और आप लोग ध्यान से सुनिए, कहा जाए कि धरातल की वे सभी पौने जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है वे आपकी क्या कहलाएंगी। जैसे आपसे मानसून से संबंधित कोई बात पूछी जाती है तो यहाँ पर इसका जवाब आप लोग, इसका जवाब तो आपका आंसर ये सही है। मानसून पवनों में याद रखना धरातल की वे सभी पवने जिनकी दिशा में जो है मौसम के अनुसार पूर्ण रूप से परिवर्तन आ जाता हो उसे हम लोग मानसून पवन कहते हैं। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। देखिए समान वायुदाब कह रहा है तो इसको कैसे याद रखेंगे। समान वायुदाब का मतलब समदाब रेखा, ठीक है। तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो इसका जवाब आप बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। आगे ये आपके TRE 3.0 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कहता ये है कि निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है। तो याद रखना जो भारत का आपका मानक निर्धारित किया गया है ये आपके 82.5 अंश पूर्व से निर्धारित किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। और ये जो है 82.5 अंश पूर्व जो है ये आपके इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है, ठीक है। और भारत का मानक समय जो है GMT से 5.5 घंटे कितना है आपका, वो अधिक होता है। ये सारी बातें आप ध्यान से सुन लेना। और विश्व का आपका टाइम है, यानी जो भी विश्व है पूरा बड़ा, उसमें जो आपका समय है वो आपके पूछा जाए कितने जोनों में विभाजित किया गया है। तो याद रखना 24 जोनों में विभाजित किया गया है। विश्व को 24 समय जोनों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर आप लोग याद रखना, ठीक है। और ये भी याद रखना कि प्रत्येक जोन के 1 घंटे के अंतराल में बांटा गया है।
कहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो हीराकुंड जो आपका बांध है ये आपके जो है महानदी पर बना हुआ है। कहाँ पर है, ये आपके महानदी पर अवस्थित है। और ये जो हीराकुंड बांध है विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। हीराकुंड बांध जो है ये आपका विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये भी याद रखना, ठीक है। फिर आगे आपसे क्वेश्चन कहता है कि इसका आपको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो याद रखना गंगा जो है, गंगा का सही मिलान आपका हो जाएगा गोमती और कोसी, तो यानी ए को हम लोग मिलाएंगे 4 से। जो आपकी सिंधु है ये आपके चिनाब और सतलज से की सहायक नदी है। फिर यमुना नदी अगर आपसे पूछा जाए पेपर में, तो यमुना नदी को आप लोग जरूर याद रखना, चंबल और केन नदी का मिश्रण है, सहायक नदी है, सॉरी। फिर गोदावरी की बात की जाए तो गोदावरी आपका ऑप्शन नंबर 2 बचा हुआ है, वेनगंगा और इंद्रावती, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका जवाब जब देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना मानसून पूर्व वर्षा की बात हो रही है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो याद रखना इसका जवाब आपका आम्र वर्षा के नाम से जानेंगे। किस वर्षा के नाम से, आम्र वर्षा के नाम से। आगे देखते हैं 38 देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना जो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं ये आपके केरल राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे वनों में क्या होता है, जो आपकी वो वर्षा होती है वो आपकी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले ऐसे क्षेत्र होते हैं जो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्षा आपकी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपका क्या कहता है, इसको समझते हैं हम लोग। कहता है कि मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को कहा जाता है। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोगों को बहुत ही ध्यान से समझना है। तो जो आपकी मालवा के पठार की बात हो रही है, उत्तर पश्चिम में स्थित जो पर्वत श्रृंखला होती है उसको जो है हम लोग अरावली कहते हैं। क्या बोलेंगे, अरावली कहा जाता है। आगे देखते हैं, और यहाँ पर एक बात और याद रखना कि जो आपकी अमरकंटक की चोटी है ये आपकी मैकाले पठार की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी के बारे में अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो जरूर याद रखना। और जो आपके विंध्याचल के पहाड़ हैं, ये जो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है, विंध्याचल के जो पहाड़ होते हैं ये आपके झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित होते हैं, ठीक है, ये जरूर याद रखना। और अरावली से संबंधित एक बात और आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर अवस्थित हैं, तो आप लोग जरूर बताना राजस्थान में अवस्थित हैं। और सबसे पुरानी चट्टानों से यही आपकी बनी हुई हैं, ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ। आगे देखते हैं, कहता है कौन सा कथन सही है। तो सही के बारे में पूछा जाए तो जो आप उनमें से गलत छांटना जानते होंगे ऑप्शन में से, तभी आप सही बता सकते हैं। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बाकी सारी बातें आपकी गलत है, ठीक है। तो 40 का सी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अब याद रखना राज्यपाल से संबंधित एक बार नोट करिए कि राज्यपाल आपका अनुच्छेद 155 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है, पहला पॉइंट आप ये नोट करिए। और इसका कार्यकाल आपके 5 वर्ष का होता है। और अगर राष्ट्रपति के अगर चाहता है तो ये जो है इसका कार्यकाल बढ़ भी सकता है, तो ये भी बात आप लोग याद रखना। आगे देखते हैं, वैसे 5 वर्ष का कार्यकाल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका 5 वर्ष जवाब देना है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है बंगाल विभाजन में प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो याद रखना जो प्रत्याघात के रूप में आपका आंदोलन शुरू हुआ था वो आपका स्वदेशी आंदोलन था, जो आपके प्रत्याघात के रूप में शुरू हुआ था। कहाँ, आपके बंगाल विभाजन के समय में, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो जरूर आप लोग इसकी डेट लिखना 19 जुलाई 1905 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो किसका बनाया गया था, तो वो आपके अछूतों के लिए जो है एक जो है सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक जो है निर्वाचक समूह बनाया गया था अगस्त 1932 में, ठीक है। 47 का जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर फिर कहता है कौन सा जोड़ा सही है। तो कौन सी जोड़ी इसमें आपकी सही हो जाएगी, ऐसा पूछा गया। तो कहता है विनोबा भावे ने द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, ये तो सही नहीं है। CR दास को हम लोग देश बंधु, ये बात CR दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, ये सही है।
तो याद रखना इसका जवाब आपका बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये कहता है कि विलियम वेडरबर्न ने 1907 के कांग्रेस के सभापति थे, तो ये भी बात आपकी गलत हो जाएगी। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया। तो किस संगठन ने घोषित किया था, तो ये आपके मुस्लिम लीग ने जो है 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया। फिर कहता है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी, तो ये घोषणा आपके CR दास ने की थी। ठीक है, कि जो आपका है स्वराज है ये आपकी आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि उच्च वर्ग वालों के लिए। फिर कहता है कि चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, जो आधुनिक समय में खालिस्तान किस भारतीय राज्य में है। तो याद रखना ये आपका जो वातापी है ये जो है इस टाइम आपका कर्नाटक में है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जयसिंह जो है, जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। चालुक्य राजवंश की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो याद रखना जयसिंह ने आपकी की थी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार से संबंधित इसलिए और भी महत्वपूर्ण है। कहता है बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया। तो आपके किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था, तो आपके कुंवर सिंह ने किया था। फिर कहता है कौन सा जोड़ी सही इसमें से, तो चलिए इसको भी समझते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, तो चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट से सही है। लॉर्ड रीडिंग दिल्ली दरबार जी बिल्कुल नहीं है। लॉर्ड विलिंगटन प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का आगमन ये भी गलत है। तो यही आपका 53 का फर्स्ट ही जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था, तो इसका अनुमोदन जो है ये आपके वर्धा में किया था। ठीक है, कहाँ किया था, वर्धा में। फिर कहता है 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, तो याद रखना ये आपके मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है भारतीय तिरंगे को पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था, तो जो आपके पहली बार ध्वजारोहण किया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने, तो वो आपके 1929 में लाहौर के रावी के तट पर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको लगाइए। ठीक है, फिर आगे 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 1928 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था, तो पहला अध्यक्ष आपके जो थे वो आपके NG रंगा जी थे। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था, जो आपके पागलपंथी आंदोलन से उसका संस्थापक था, तो याद रखना पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक नेता जो थे वो आपके करम शाह जी थे। कौन थे, करम शाह। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 खा के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की थी, यानी जो आपकी एक स्वशासी संस्था थी इसकी स्थापना किसने की थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपके पंचायत ने की थी। किस आर्टिकल के तहत, 243 खा के तहत। कौन सा भारत का पहला राज्य जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया, तो किसने किया था, तो ये आपके राजस्थान ने किया था। ठीक है, कौन कौन सी योग्यताओं का निर्धारण किया था ये भी आप लोग समझ लीजिए। अगर आप जिला परिषद या पंचायत समिति के सदस्य बनना चाहते थे तो आपको 10वीं पास होना जरूरी था। सरपंच यानी प्रधानी के लिए आपको 8वीं पास होना अनिवार्य था। और वह प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है और उसके घर में क्या होना चाहिए, शौचालय भी आपका होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर चुनाव लड़ने के योग्य थे। तो ऐसा आपके सबसे पहले राजस्थान ने किया था पंचायत चुनाव में। फिर कहता है 72 नंबर क्वेश्चन, विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है, तो जरूर आप लोग इसका जवाब याद रखना। ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना इसका जवाब सही हो जाएगा सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग। ठीक है, आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं पूछा गया है। तो इसका जवाब आपका ये कहता है कि अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है।
तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 29 में ऐसा नहीं कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल जो 29 है ये आपके अल्पसंख्यकों की लिपि, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है, ना कि आपके अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार और शिक्षण संस्थाओं से संबंधित नहीं है। इसीलिए 73 का जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो आप लोग इसका जवाब अच्छे से जानते होंगे, आपकी 22 टोटल भाषाएं हैं। ठीक है, फिर कहता है अनुच्छेद 39A का प्रावधान करता है, कौन प्रावधान करता है? तो ये आपके समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है, आर्टिकल 39A। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? तो याद रखना ये आपके अनुच्छेद 343 फर्स्ट में लिखित है। नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो याद रखना जो आपका 43B आर्टिकल है ये आपका सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, तो 78 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो जो याद रखना इसका जवाब ये आपके उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। आप लोगों को अगर ना मालूम हो तो 403 आपके यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या है। ठीक है, और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो वो भी याद रखना, वो आपकी 100 है। ठीक है, आगे देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन किया गया है? तो याद रखना ये जो आपका 73वां और 74वां संशोधन है ये आपके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से किया गया है भारतीय संविधान में। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों का निर्धारण से संबंधित है? तो याद रखना इसका जवाब आपका अनुच्छेद 71 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो याद रखना वो आपकी जो ऐप लॉन्च की है तो वो आपकी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पर एक आपकी ऐप लॉन्च की है न्याय सेतु, और उसी के साथ में आपके न्याय सेतु और न्याय सेतु और ये आपकी जो ई साक्ष्य, ये तीनों ऐप आपकी लॉन्च की है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका जवाब हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो याद रखना सर्वाधिक योगदान आपके रेलवे करता है। फिर कहता है किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो जो आपके भारत में कहवा की किस्म का सबसे अधिक उत्पादन होता है वो आपके अरेबिका किस्म का सबसे अधिक उत्पादन होता है आपके भारत में। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उत्तरदायी है। 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो आपका साक्षर व्यक्ति हम लोग उसे मानेंगे जो आपके 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति है, जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, उसे हम लोग साक्षर की श्रेणी में रखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, उसको भी समझते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? नहीं जब पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो याद रखना जन स्वास्थ्य स्वच्छता का प्रबंध ये आपके सब स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, लेकिन लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये आपका संबंधित नहीं है। तो 87 का जवाब सी बिल्कुल सही है। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? जो आपके क्रोमाइट भंडार होते हैं भारत में ये आपके ज़्यादातर उड़ीसा में पाए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया गया है, तो यह इस टाइम कैसा व्यवहार करेगा? तो याद रखना ये जो आपका व्यवहार करेगा ये समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज
पर पार्श्विक विस्थापन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ये जो आपका निर्भर करेगा तो ये आपके आपतन कोण और ग्लास पट्ट की मोटाई पर निर्भर करेगा। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पिंड का भार के संबंध में सही कौन सा कथन इनमें हो जाएगा? तो सही कथन आपका हो जाएगा या ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यही बात आपकी पिंड के भार के विषय में बिल्कुल सही हो जाएगी। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो आपका प्रेशर कुकर होता है ये आपके दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपके 93 का सही जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। इसका पीछे एक वजह भी समझ लेना कि प्रेशर कुकर के बंद होने पर जब दाब अधिक होता है जिससे तापमान का मान क्या होगा आपका अधिक हो जाता है। प्रेशर कुकर में जो ताप है वो आपका 120 डिग्री सेल्सियस तथा दाब अगर पूछा जाए आपसे कितना होता है तो वो आपका 2 वायुमंडलीय आपका दाब होता है। और प्रेशर कुकर में ताप अधिकतम तो 120 डिग्री सेल्सियस होता है। और प्रेशर कुकर वाष्प दाब के सिद्धांत पर आधारित है। ये बात जरूर याद रखना। जब आप कोई चीज़ उसमें पकाते हैं तो वाष्प वगैरह निकलती है तो उससे आप जरूर याद रखना ये आपके वाष्प दाब के सिद्धांत पर आधारित है। और दाब 94 नंबर क्वेश्चन कहता है किन्हीं पतले उत्तल लेंस संपर्क में है, इसके बाद इन्हें अलग कर समाक्षीय रूप में रखा जाता है, संयोग की क्षमता क्या होगी? तो याद रखना है संयोग की जो क्षमता होगी वो आपकी इस टाइम घट जाती है। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टिता की स्थिति में किस लेंस का? हमने आपको यहाँ पर ट्रिक एक बताई थी जब आपके निकट का मतलब, तो याद रखना निकट आओ तभी आपको चीज़ें अच्छी दिखाई पड़ेंगी। तो निकट आओ मतलब अवतल लेंस और दूर आप लोगों का एक लेंस बचा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। तो दीर्घ की बात कर रहा है तो इसीलिए इसका जवाब आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं। निकट आओ मतलब अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस। कहता है किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल होगी तनी हुई डोरी में वो आपके तनाव के वर्ग के मूल के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होगी? तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है जो आपकी अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है। फिर कहता है यदि मोटर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? तो उसे घुमाने में स्वाभाविक सी बात है उसे अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है। आगे देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत पूछा गया है तो इनमें गलत हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक आपके क्या होते हैं? ठोस होते हैं। तो 98 का जवाब आपका सी बिल्कुल सही है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सामान्य अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो सामान्य अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीकरण करेंगे तो उनसे जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा एसिड। ठीक है। इसकी रिएक्शन भी। तो 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है विकर्ण संबंध निम्न में से कौन प्रदर्शित करेगा? तो विकर्ण संबंध जो आपका प्रदर्शित करेगा वो आपका द्वितीय तथा तीसरे आवर्त के जो कुछ तत्व होते हैं वो आपके विकर्ण संबंध में प्रदर्शित करते हैं। तो 100 का जवाब आपका 100 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आ गया है आपका न्यूमेरिकल, इसको हम लोग समझते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना तय है तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ही हम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे कि आज के बाद आपका ऐसा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। कहता है क्षमता। जैसे ही आपने क्षमता देखा तो आपको याद करना है पावर यानी P और आपको निकालना है फोकस दूरी एवं लेंस किस प्रकृति का होगा ऐसा आपको बताना है। तो सबसे पहले आप एक फार्मूला याद रखेंगे P बराबर 1/f। ठीक है। क्या होता है? P बराबर 1/f। इसको जो है हम लोग P का मान आपका कितना दे रखा है? यहाँ पर P का मान आपका 1 दे रखा है। ठीक है। इसके अलावा 1/f है तो देखा जाए f का मान आपका क्या आ जाएगा? 1। और ये याद रखना जो 1 आएगा ये आपका मीटर में आएगा। और जब ये प्लस में है तो आप लोग जानते होंगे प्लस में है तो किस लेंस का प्रयोग करना है? तो आप लोग उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। तो इसका जवाब आपका P बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग फार्मूला याद रखेंगे P बराबर 1/f। फिर आगे क्वेश्चन कहता है पोषक तत्वों का प्रवाह किस प्रकार से होता है? तो जो आपके पोषक तत्व होते हैं इनका प्रवाह आपका हमेशा जो है ये आपका चक्रीय रूप में होता है। किस रूप में होता है? चक्रीय रूप में।
103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइरिस का कार्य क्या होता है? जो आपकी आइरिस होती है इसका कार्य आपका होता है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आपके आइरिस जो आपकी आंख में होती है इसका कार्य होता है। फिर कहता है एक अवतल दर्पण को पानी में रखा गया है, दर्पण की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होना चाहिए? जब आप एक अवतल दर्पण को पानी में रखेंगे तो उस स्थिति में जो है आपके फोकस दूरी में परिवर्तन पूछा जाए तो याद रखना वो आपका अपरिवर्तित रहेगा ऐसी परिस्थिति में या ऐसी स्थिति में। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है। इस मिश्र धातु के अवयवी घटकों का सही विकल्प निम्न में से कौन है? तो जो आपका सही विकल्प होगा वो आपका एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों जो आपके गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? टेलोफेज का नहीं, प्रोफेज का भी नहीं, एनाफेज का भी नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब अगर आपको पता करना है तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मेटाफेज। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, तो जरूर आप लोग इसको लिख लेना मेटाफेज। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मछलियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कहता है मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है। ये बात आपकी मछली के विषय में बिल्कुल सही नहीं है। आगे क्वेश्चन 108 कहता है कि एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण निम्न में क्या होता है? तो याद रखना जब क्या होगा तो इसमें आपका आरबीसी और हीमोग्लोबिन में कमी हो जाएगी। किसमें? एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण आरबीसी और आपकी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी इसकी वजह से। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उपापचयी एंजाइम किसमें उपस्थित होते हैं? तो याद रखना ये आपके कवकों में भी उपस्थित होते हैं, जीवाणुओं में, विषाणुओं में नहीं। तो इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सूर्य की रोशनी अल्ट्रावायलेट किरणें निकालती है जो उत्पादित निम्न में क्या करती हैं? तो याद रखना ये जो उत्पादित करती हैं वो आपका क्या करती हैं? तो ये आपके ओजोन O3 का उत्पादित करती हैं। प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है? तो याद रखना ये आपके कोशिकाओं में सल्फर के कारण जो है ये आपकी आंखों में पानी आता है। जब कभी भी आप लोग प्याज काटते हैं तो आपकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। ये किस वजह से होता है? क्योंकि उसकी कोशिकाओं में आपके क्या होता है? सल्फर होता है। फिर कहता है यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में आपके प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। 112 का सही जवाब सी बिल्कुल सही है। पौधों के 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो याद रखना जो आपके पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है वो आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। तो देखते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपका प्रोटोकार्डेटा नहीं है, बाकी आपके सारे इसके पार्ट हैं। सी जवाब सही हो जाएगा। आलू, टमाटर, बैंगन 3 विभिन्न वर्ग हैं परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखना ये जो आपके सोलेनम वंश के अंतर्गत आते हैं। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो बौनेपन के लिए जो आपका उत्तरदायी हो जाएगा वो आपकी पीयूष ग्रंथि हो जाएगी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, ग्लैंड। फिर कहता है बीसीजी के टीके किस रोग के विरुद्ध लगाए जाते हैं? तो जो आपके बीसीजी के टीके होते हैं ये आपके क्षय रोग से विरुद्ध लगाए जाते हैं। ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस यानी क्षय रोग। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले जो आपका प्राथमिक जाइलम तत्व बना था उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना उसको हम लोग प्रोटोजाइलम कहते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन ये जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से आप समझते हुए चलिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से उसका आंसर देना है, वीडियो को रोक कर पढ़कर। फिर देखिए आपसे गलत हुआ तो उसको जवाब जरूर नोट करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रैक्टिस सेट का। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो जो आपकी अम्ल वर्षा होती है इसका प्रमुख कारण आपके वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि होती है। 119 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके WUG रोजेन ने किया था। किसने? WUG रोजेन ने।
फिर 120 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक तौर पर जल क्या होता है। तो रासायनिक तौर पर जल आपका एक ऑक्साइड होता है। 121 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत देखी जाती है। तो याद रखना ये आपके एटीपी के रूप में देखी जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः निम्न में कैसा होता है। तो इसका आकार आपका 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होता है। तो 122 का जवाब बी बिल्कुल सही है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है। तो इसमें आपका क्या होता है पूछा जाए तो एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। तो 123 का जवाब आपका सी बिल्कुल सही है। 124 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर है। तो डाहिया कहाँ पर है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम। भारत के पहले चंद्र मिशन फर्स्ट मिशन डायरेक्टर कौन है जिनका 14 जून 2024 को निधन हो गया। तो याद रखना ये आपके श्रीनिवास हेगड़े जी थे। श्रीनिवास हेगड़े इनका जो है आपका इस टाइम 14 जून 2024 को निधन हो गया था। बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के अमृत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो किसको किसको याद रखना, गणेश प्रसाद को भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा आपके यहाँ पर और कौन हो जाएंगे, तो वो आपके भरत सिंह भारती भी हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। फिर कहता है पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 खिताब किसने जीता था। तो ये आपके नीदरलैंड ने जीता था। राष्ट्रीय प्रदूषण, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो प्रदूषण नियंत्रण दिवस है कब मनाया जाता है। तो ये आपके 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर कहता है कि इसरो द्वारा इनसेट 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था। इसको जो है आपके GSLV F14 से लॉन्च किया गया था। कहता है पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 6 से 8 अगस्त तक कहाँ आयोजित किया गया था। तो याद रखना ये आपके इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका जवाब सही। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष सिंगल्स ग्रैंड स्लैम विजेता कौन थे। तो याद रखना ये आपके जैनिक सिनर थे। फिर कहता है वीरांगना दुर्गावती भारत के किस राज्य में स्थित टाइगर रिजर्व है। तो ये आपके जो है ना तो कर्नाटक में, ना तो बिहार, ना तो असम में। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब हो जाएगा। तो याद रखना ये है कहाँ, तो इसका जवाब आप लोग जरूर याद रखना, ये आपके MP में है। हाल ही में बांग्लादेश में आंदोलन के बाद अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो अंतरिम सरकार का प्रमुख आपके मोहम्मद यूनिस को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जनवरी 2024 में थाई पुष्प त्यौहार कहाँ मनाया गया है। तो जो आपका ये त्यौहार है ये आपके तमिलनाडु में मनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं जो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज लेकर आए हैं उसके सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये सारे एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपका एग्ज़ाम ज़्यादा दूर बचा नहीं, तो इसीलिए आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर आप लोग अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, बस एक ही रिक्वेस्ट है। और अपने इस वीडियो को बिना लाइक किए बिल्कुल न जाना। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि राधे राधे।